कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में लिखो वही होता है, बायोरिएक्टर लिया जाता है, फर्मेंटर टैंक लिया जाता है, उसमें मीडियम डाला जाता है और मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं। पहला स्टेप तो सेम होता है, लिखो तो माइक्रोब्स, और पहले स्टेप में भी वही चीज होती है, कितना अमाउंट हम डाल रहे हैं मीडियम का या रॉ मटेरियल्स का, कितना अमाउंट हम डाल रहे हैं माइक्रोब्स का, वो सब ऑलमोस्ट डिसाइडेड होता है और कंट्रोल्ड होता है। द माइक्रोब्स आर एडेड इन मीडियम इन फर्मेंटर। फर्मेंटर में जो मीडियम होता है उस मीडियम के अंदर हम माइक्रोब्स को डाल देते हैं, और जब माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस मीडियम के न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं, जब माइक्रोब्स इस मीडियम के न्यूट्रिएंट्स को यूज करके बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं इस मीडियम में, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है, तो उस टाइम पे हम लोग धीरे धीरे करके फ्रेश मीडियम या फ्रेश न्यूट्रिएंट्स लगातार डालते जाते हैं। पहले वाले बैच वाले प्रोसेस के अंदर, बैच फर्मेंटेशन में हमने एक ही बार मीडियम डाला था और उसके अंदर एक ही बार न्यूट्रिएंट्स डाले थे, और जितने न्यूट्रिएंट्स माइक्रोब्स ने यूज कर लिए, जितना प्रोडक्ट माइक्रोब्स ने बना लिया उसको हमने इकट्ठा कर लिया। यहाँ पर जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खूब ग्रो कर जाते हैं, अपने मैक्सिमम ग्रोथ स्टेज में होते हैं, तो हम न्यूट्रिएंट्स डालते जाते हैं, रॉ मटेरियल्स डालते जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनका प्रोडक्ट बनाते जाते हैं, और धीरे धीरे प्रोडक्ट का ओवरफ्लो होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी भर जाते हैं बायोरिएक्टर्स में, प्रोडक्ट भी बहुत सारा बन जाता है, हम बनना रोकते ही नहीं है, प्रोडक्ट ओवरफ्लो, चैम्बर से ओवरफ्लो होता रहता है, बाहर बहता रहता है, और हम प्रोडक्ट को कलेक्ट करते रहते हैं। हम लोग एक बार में प्रोसीजर को रोककर दूसरी बार शुरू नहीं करते, प्रोसीजर को चलाते रहते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोडक्ट्स बनाते रहें। हम बैचेस में प्रोडक्ट को कलेक्ट नहीं करते, पर ये भी हमेशा के लिए नहीं होता प्रोसीजर की एक बार शुरू हुआ तो सारी उम्र चलेगा, ये काफी लंबे समय तक चलता है। बैच प्रोसेस के हिसाब से कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन का प्रोसेस ज्यादा टाइम तक चलता है, और प्रोडक्ट्स को साथ साथ इकट्ठा करा जाता है। बैचेस में या इंटरवल्स में ये फर्मेंटेशन नहीं होती जैसे पिछले वाले प्रोसेस में हुआ था। अब इसमें लिखो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में द माइक्रोब्स आर एडेड इन मीडियम इन फर्मेंटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखो व्हेन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज मैक्सिमम, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, यानी कि उस पीरियड को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पीरियड, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पीरियड। When growth of microbes is maximum, that is exponential growth period, तो उस केस में, पहले वाले केस में हमने किया था न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना बंद कर दिया था, जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने यूज कर लिए थे और उन्होंने उसका प्रोडक्ट बना लिया था, हमने प्रोडक्ट को इकट्ठा कर लिया था, उसके बाद हमने सारा फर्मेंटेशन टैंक साफ सुथरा कर दिया था। यहाँ पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं तो हम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कंटिन्यू रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई रोकते नहीं है। is maximum exponential growth period, then fresh medium, हम लोग मीडियम को न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं, is added in fermenter at regular intervals। हम न्यूट्रिएंट्स का डालना रोकते नहीं हैं, हम न्यूट्रिएंट्स को लगातार डालते जाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको चेंज करते रहें और उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते रहें जब तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स बना पाए। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते रहते हैं क्योंकि भाई हम उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते जा रहे हैं। अब लिखो माइक्रोब्स कीप ऑन ग्रोइंग ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, microbes keep on growing due to availability of nutrients, और तब तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते जाते हैं जब तक भी कि वो पूरे के पूरे बायोरिएक्टर के वेसल में, उस टैंक में पूरी तरह भर नहीं जाते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अगर ग्रो करते रहेंगे तो बहुत सारा बायोमास भी इकट्ठा हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टिल वेसल गेट्स completely filled with cell।
कंप्लीटली फिल्ड विद सेल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का झुंड इकट्ठा हो गया है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करते जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, बह रहे हैं और हम उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं। फिर लिखो ओवरफ्लो फ्रॉम वेसल, ओवरफ्लो फ्रॉम वेसल इज कलेक्टेड, और जो प्रोडक्ट्स वेसल से बहे, ओवरफ्लो हुए, हमने उनको वेसल के अंदर से इकट्ठा नहीं किया एक टाइम पर, जैसे जैसे वो बाहर गिरे हम उन्हें इकट्ठा करते जा रहे हैं। ओवरफ्लो फ्रॉम वेसल इज कलेक्टेड बाय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। वही होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जहां पर हम लोग प्रोडक्ट को बायोरिएक्टर टैंक से इकट्ठा करते हैं, उसको डिस्टिल करते हैं, उसको साफ करते हैं, उसके अंदर मे भी अगर अल्कोहल है तो उसके कंटेंट को बढ़ाते हैं और पैकेजिंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। तो ओवरफ्लो फ्रॉम वेसल इज कलेक्टेड बाय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब यहां पर एक अगली लाइन जो मैं लिखवा रही हूं उसके अंदर डिफरेंस आता है कि कंटिन्यूअस वाला और पिछले में जो हमने बैच वाली फर्मेंटेशन की थी उसमें फर्क कहां आता है। इसमें लिखो था फर्मेंटेशन यानी कि जो कीटाणु रिएक्शंस कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिएक्शंस कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट का बनना बैचेस में या इंटरवल्स पे रोकते नहीं है, उस प्रोडक्ट को काफी लंबे समय तक बनने देते हैं। द फर्मेंटेशन प्रोसेस doesn't stop after a batch। जैसे पिछली बार तो एक बैच हो गया, इतना प्रोडक्ट बन गया, हमने उस प्रोडक्ट की वॉल्यूम को ध्यान दे दिया और अब फिर हमने उस प्रोडक्ट को अब फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा दिया, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई नहीं किया, पर यहां ऐसा नहीं हो रहा। द फर्मेंटेशन प्रोसेस डजंट स्टॉप आफ्टर अ बैच एंड इट कंटिन्यू फॉर a long period of time, and it continue for a long period of time। और फर्मेंटेशन का होना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिएक्शन करना और प्रोडक्ट्स बनाना काफी लंबे समय तक चलता है एज कंपेयर टू हमारा पिछला प्रोसेस। तो हेंस देयर इज, इसलिए प्रोडक्ट्स कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं, हेंस देयर इज continuous addition of nutrients, hence there is continuous addition of nutrients। और जो प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं, मैंने कहा था प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उन्हें हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस मीडियम के अंदर ग्रो कर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, या तो प्रोटीन्स बनाएंगे या तो वो अल्कोहल बनाएंगे, हम उसको, वो मेटाबोलाइट होता है जिसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। hence there is continuous addition of nutrients and collection of metabolites, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं, and collection of metabolites at longer intervals। और हम थोड़े समय बाद, नहीं, at regular intervals, सॉरी, क्योंकि मेटाबोलाइट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, प्रोडक्ट को तो हम ओवरफ्लो में इकट्ठा करते रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोडक्ट बनाने देते रहते हैं और प्रोडक्ट को इकट्ठा करते रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम करते रहते हैं। एक तीसरा प्रोसेस भी होता है जो इन दोनों प्रोसेसेस का इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है, जिसको हम फीड बैच या फेड बैच फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये प्रोसेस तब करा जाता है ज्यादातर जब मुझे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही इकट्ठा करना होता है, हमें उनसे कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि रिएक्टर टैंक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बहुत सारे झुंड में बन जाएं, हमें उनसे कोई प्रोडक्ट नहीं बनवाना, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पूरे गुच्छे को ही इकट्ठा करना है। हमें बहुत सारे माइक्रोब्स चाहिए, हमें माइक्रोब्स का बायोमास चाहिए, इसीलिए इस फेज के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि उनके प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे। इसमें लिखो इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ, ये बैच फर्मेंटेशन की मॉडिफिकेशन है जो हमने पिछली क्लास में किया था। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बैच फर्मेंटेशन। और फिर इसमें लिखो देयर इज फोकस ऑन लॉग फेज ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स को हम लोग बहुत ज्यादा इनोक्यूलेट करते हैं,
ज्यादा से ज्यादा माइक्रोब्स को हम लोग बायोरिएक्टर टैंक्स के एनवायरनमेंट में सेट होने देते हैं, और हम मीडियम को या सबस्ट्रेट को कुछ ऐसे इंक्रीज करते हैं, हम मीडियम या सबस्ट्रेट को बायोरिएक्टर टैंक में कुछ ऐसे टाइम में डालते हैं जिस टाइम पर हमें यह लगता है कि माइक्रोब्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें मे बी उनसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता। सबस्ट्रेट के डालने का जो प्रॉपर टाइम है कि हमने न्यूट्रिएंट्स कब डालने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हमें कब चाहिए, उसको ज्यादा कंट्रोल करा जाता है, जब प्रोडक्ट कलेक्शन को इतना नहीं ध्यान दिया जाता। इसमें लिखो the substrate is increased, the substrate is increased in such intervals, the substrate is increased in such intervals that there is rapid increase in biomass of microbes, that there is rapid increase in biomass of microbes. यार एक क्वेश्चन लिखो, give 4 examples of rDNA products. वैसे तो हम इनको डिटेल में अगले चैप्टर में करेंगे। हमने बोला था कि मैंने एक प्लाज्मिड लिया, बैक्टीरिया की बॉडी से एक सर्कुलर डीएनए लिया, उस प्लाज्मिड के अंदर मैंने एक दूसरा वाला डीएनए का पीस इंसर्ट कर दिया। इस डीएनए के अंदर वो जीन्स हैं जो जब जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, और इस प्लाज्मिड की मदद से ये वाला डीएनए का पीस भी मल्टीप्लाई करता जाता है, इसके जीन्स मल्टीप्लाई करते जाते हैं, मात्रा में बढ़ते जाते हैं, और जीन्स जिस प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो प्रोडक्ट भी हमें ज्यादा मात्रा में मिलता जाता है। ये हमने अब तक पढ़ा है, इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि हम बायोटेक के अंदर कैसे प्लाज्मिड वाले सर्कुलर डीएनए को यूज करते हैं, उसको काटते हैं, दूसरे डीएनए को काटते हैं, और रिक्वायर्ड डीएनए के अच्छे वाले पीस को प्लाज्मिड के साथ ऐड करते हैं, और इस वाले डीएनए को प्लाज्मिड के बहाने से ग्रो और मल्टीप्लाई करते हैं। यही तो हमारा पूरा चैप्टर था जो अब तक हम 11th पढ़ते आ रहे हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ऐसे कोई 4 एग्जाम्पल्स दो या 4 कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जिसको बायोटेक के मेथड से उन प्रोडक्ट्स को आर्टिफिशियली बनाया गया हो उसके डीएनए को मल्टीप्लाई करके। तो इसके अंदर पहला एग्जाम्पल लिखो OKT3। ये ऐसा केमिकल है जिसको बायोटेक के मेथड से बनाया गया है, जो केमिकल जिन लोगों में किडनी ट्रांसप्लांट होती है, एक इंसान की किडनी जब दूसरे में जाती है तो दूसरा इंसान उस किडनी को लेने से मना कर देता है। इस बैक्टीरिया में जाके अपना काम करना शुरू नहीं किया, तो ये बैक्टीरिया के अंदर एक्सपेरिमेंट सही रहा, तो ये बैक्टीरिया हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो ये बैक्टीरिया हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल था। इस वाले बैक्टीरिया 1 है और ये बैक्टीरिया 2 है। बैक्टीरिया 1 के अंदर जब ये वाला डीएनए गया तो वहां पर ये काम कर गया, और जब ये डीएनए काम कर गया तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब है कि अब इस पर दवाई का असर नहीं होता। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मतलब एंटीबायोटिक्स का हम पे कोई असर नहीं होगा, हम पे दवाइयों का कोई असर नहीं होगा, हम उन दवाइयों से रेजिस्टेंट हो गए, हमने दवाइयों से कवरिंग कर लिया, अब दवाई हम पे कोई असर नहीं करेगी। तो ये वाला बैक्टीरिया जिसमें बाहर के डीएनए ने आकर अपना काम कर दिया और बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी बदल गई, ये बैक्टीरिया है ट्रांसफॉर्मेंट, बदल गया। ये पहले इस पे दवाइयों का असर होता था, अब इसके अंदर मैंने ऐसा डीएनए डाला कि अब इस पे दवाइयों का असर नहीं होता। लेकिन इस बैक्टीरिया में जो मैंने डीएनए डाला उसने अपना काम नहीं किया, और एज अ रिजल्ट ये वाला जो बैक्टीरिया नंबर 2 है, इस पर दवाई का असर होता रहा जैसे पहले होता था। यानी कि इस बैक्टीरिया में दूसरा डीएनए डालने से कोई बदलाव नहीं आया। तो ये जो बैक्टीरिया है दिस इज अ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट।
और जब हम लोग बायोटेक के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 100% रिजल्ट्स ही आए। जो बैक्टीरिया पे बायोटेक के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए या जहां पर डीएनए ठीक रहा, एंजाइम्स ने ठीक काम किया, जीन्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, वो बैक्टीरिया का कैरेक्टर बदल गया, उन सेल्स का कैरेक्टर बदल गया और वो ट्रांसफॉर्मेंट्स बन गए। और जिन बैक्टीरिया का कैरेक्टर नहीं बदला वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स रहे, और ऐसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में आगे प्रोसीड नहीं करते और इनको एक्सपेरिमेंट्स की स्टार्टिंग की स्टेजेस में ही हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि नेचुरली इनमें कोई चेंजेस नहीं आए। अब एक सेकेंड ये लाइन लिखो बस, the non-transformants are rejected for further experiments and research works. अब एक एग्जाम्पल करवाना चाहती हूं मैं तुम्हें, और इसमें लिखो आप लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इस एग्जाम्पल का टॉपिक है ये, एग्जाम्पल वही है, मैं यही करवा रही हूं आपको, सिलेक्टेबल मार्कर्स ही कर रहे हैं पर उसके अंदर हम कर रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हमारे पास प्लाज्मिड है PBr322 जिसके बारे में हमने पढ़ा था, वो एक सर्कुलर डीएनए है PBr322। इसके बारे में एक क्लास में मैंने आपको इसी के बारे में करवाया था कि एक प्लाज्मिड है। इस पूरे प्लाज्मिड में, इस बैक्टीरिया के सर्कुलर डीएनए में जो ये वाली जगह है वहां पर ऐसे जीन्स हैं जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हैं, यानी कि उन जीन्स की वजह से एम्पिसिलिन दवाई का असर इस बैक्टीरिया पर नहीं होगा जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड है। इस बैक्टीरिया में, ये रेड वाला जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये वाला प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड का जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में वो जीन्स हैं जो इस बैक्टीरिया के ऊपर एम्पिसिलिन दवाई का असर होने नहीं देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल अभी आप लिखोगे कुछ नहीं कि ये वाला जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया हैज नो असर ऑफ एम्पिसिलिन। ठीक है, समझने के लिए बोल रहे हो तो मैं नोट्स अभी भेज दूंगी। बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलिन दवाई का अभी असर नहीं होता क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अब मैं एक एंजाइम लेती हूं और वो एंजाइम है, सपोज वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है PST1, और वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसी एरिया से इस प्लाज्मिड को काटता है। वो एंजाइम इसी एरिया से इस प्लाज्मिड को काटता है, और जब ये वाला एंजाइम एम्पिसिलिन वाले एरिया से इस प्लाज्मिड को काटेगा तो एम्पिसिलिन वाला जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा क्योंकि इसके जीन्स में कट आ गया, क्योंकि एंजाइम ने इसके जीन्स के एरिया को काट दिया। अब ये वाला पूरा एरिया नॉन फंक्शनल हो गया। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर अब ये वाला जो बैक्टीरिया है जिसपे पहले एम्पिसिलिन दवाई का असर नहीं होता था, इस जीन की वजह से अब लेकिन ये वाला जीन फंक्शनल नहीं रहा क्योंकि इस जीन को हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटवा दिया। तो अब इस बैक्टीरिया के ऊपर, मतलब इसी बैक्टीरिया पे जिसको हम पढ़ रहे हैं, इस बैक्टीरिया पर अब एम्पिसिलिन की दवाई का असर होगा। और अगर मैं इन बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन दवाई में ग्रो करती हूं तो जिस बैक्टीरिया पर अभी भी दवाई का असर नहीं हो रहा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी, वो बैक्टीरिया कौन है? वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्योंकि अब अगर मैंने इस एरिया को, अब अगर मैंने वो होता है, अब अगर मैंने इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस एरिया को कट करवा दिया, इसको क्लीव करवा दिया, तो अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाले एरिया को काम नहीं करना चाहिए। यानी कि अब ये जो बैक्टीरिया है इस पर एम्पिसिलिन का असर होना चाहिए। पर अगर एक्सपेरिमेंट के बाद भी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के डालने के बाद भी अगर इस बैक्टीरिया पे
अगर अभी भी एम्पिसिलिन दवाई का असर नहीं होता और ये पहले की तरह ही है अभी भी, तो इसका मतलब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेट है और इस पे एक्सपेरिमेंट का असर नहीं हुआ। इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल का मतलब है कि हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के एरिया में शायद कोई और जीन इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के एरिया ने काम करना बंद कर दिया। 1 मिनट के लिए दोबारा सुन लो, ये हमारा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर ये वाला जो एरिया है, इस ब्लैक एरिया की वजह से इस प्लाज्मिड पर एम्पिसिलिन दवाई का असर नहीं होता। तो पहला स्टेज है कि दवाई का असर, एम्पिसिलिन दवाई का असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस एरिया की वजह से। लेकिन अगर इस एरिया के अंदर मैं किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ले आऊंगी और उसके अलावा मैं कोई दूसरा फॉरेन डीएनए, कोई और डीएनए का पीस इस एरिया में इंसर्ट कर दूंगी, तो जो पहले ब्लैक वाले एरिया का फंक्शन था वो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस ब्लैक वाले एरिया को तोड़कर, एंजाइम से तोड़वाकर उसके अंदर एक दूसरा डीएनए इंसर्ट करवा दिया और अब इस ब्लैक वाले एरिया का असर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो बैक्टीरिया है जिसपे पहले दवाई का असर नहीं होता था, अब उस बैक्टीरिया पर दवाई का असर होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक वाला एरिया टूट गया है। अब इस बैक्टीरिया पे दवाई का असर होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद भी, अगर ये डीएनए डालने के एक्सपेरिमेंट के बाद भी अगर इस प्लाज्मिड, अगर इस बैक्टीरिया पर अभी भी उस दवाई का असर नहीं होता, यानी कि बैक्टीरिया अभी भी पहले की तरह ही है, तो ये बैक्टीरिया है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि इस पे तो असर हुआ ही नहीं, इसको रिजेक्ट कर दो। इसमें लिखो एग्जाम्पल इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की अगली लाइन से लिखो, रिकॉग्निशन साइट इन PBR322। PBR322 की मैं उस साइट पे फोकस कर रही हूं जिस साइट में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स हैं और जिन जीन्स की वजह से इस बैक्टीरिया पर एम्पिसिलिन दवाई का असर नहीं होता। Recognition site in PBR322, it has ampicillin resistant gene, but if, लेकिन मैं इसके अंदर डाल देती हूं PST1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इस एरिया को काट देगा। But if PST1 restriction enzyme is used to cleave this area, and new DNA fragment is added, and new DNA fragment is added, मैंने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस एरिया को कटवा दिया और उसके अंदर एक नया डीएनए का पीस जुड़वा दिया, तो जो पहले वाला एरिया था अब वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उस एरिया में मैंने नया डीएनए का पीस ऐड करवा दिया है। तो a new DNA fragment is added in this area, और उस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एरिया में मैंने नया डीएनए का फ्रेगमेंट डाल दिया, तो अब उस पुराने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एरिया को काम करना बंद कर देना चाहिए। This will make ampicillin resistant gene area as non-functional। तो जो पुराने वाला जीन था वो फंक्शनल नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जगह को कट करवा दिया गया था और उसमें नया डीएनए इंसर्ट कर दिया गया था। और जब इस आर डीएनए को, ये वाला आर डीएनए, ये वाला आर डीएनए, ये वाला जिसके अंदर मैंने नया डीएनए डाल दिया है, जब उस आर डीएनए को मैं बैक्टीरिया में डालती हूं तो अब बैक्टीरिया पे एम्पिसिलिन का असर होना चाहिए। When this rDNA is inserted in bacterial cells, then the transformants,
जिन बैक्टीरिया पर इस एक्सपेरिमेंट का पॉजिटिव असर हुआ है, अब उनको उन पर एम्पीसिलिन दवाई का भी असर होगा, क्योंकि एम्पीसिलिन दवाई का असर ना होने वाला एरिया खराब हो गया है. Then the transformants will not grow in presence of ampicillin. अब इन पर एम्पीसिलिन का असर होने लग जाएगा, क्योंकि इन बैक्टीरियाज में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट एरिया खराब हो गया है. Then the transformants will not grow in presence of ampicillin. यानी कि एम्पीसिलिन का लिखो हिंदी में असर होगा. और जिन पर अभी भी एम्पीसिलिन दवाई का असर नहीं हुआ, यानी कि उन बैक्टीरियाज में वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, उनमें एक्सपेरिमेंट का असर नहीं हुआ, वो पहले की तरह ही हैं. इंसर्शन इनएक्टिवेशन का मतलब है कि मैंने नया डीएनए का पीस इंसर्ट किया पुराने में और पुराना इनएक्टिवेट हो गया.